फाइनली आई गॉट अ बोर्ड और आज से हम अपनी जो स्टडीज है वो इसी के ऊपर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी तक जो दो वीडियोस में हमने टॉपिक पढ़े थे वो पढ़े थे हमने हाइब्रिडाइजेशन और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जो आया था वो आया था हमारे उस पार्ट का जो क्लास 11th का पार्ट है लेकिन 12th में काम आने वाला है। ठीक है, लॉकडाउन एक्सटेंड हो चुका है, क्लासेस लगनी नहीं है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है 12th क्लास का, आप सबको न्यूज मिल चुकी होगी कि हमारा टाइम टेबल भी मिल चुका होगा। ठीक है, तो अब जो भी क्लासेस होगी वो सारी की सारी हम वन ड्रॉप ऑन, यानी एक दिन के छोड़ के एक दिन ऑनलाइन ही हम यूट्यूब के ऊपर अपलोड होगी। तो अब से हम जो कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारा क्लास 12th का सिलेबस चैप्टर 1 से शुरू करेंगे, सॉलिड स्टेट्स, फिर सॉल्यूशंस, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर केमिकल काइनेटिक्स, जनरल आइसोलेशन प्रिंसिपल, इन टॉपिक वाइज टॉपिक हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सेकंड चीज, जो भी नोट्स मैं यूज कर रहा हूँ आरबीएससी के यूज कर रहा हूँ मैं साइंस पब्लिकेशंस के, क्योंकि बेस्ट बुक वही है और लास्ट 5 इयर्स की अगर मैं बात करूँ तो केमिस्ट्री का बेस्ट रिजल्ट उसी ने दिया है। 99% क्वेश्चन उसी में से कवर होते हैं। ठीक है, 0.1 जो 1% बच गया वो भी उसी में से कवर होता है, लेकिन थोड़ा सा इसकी बात है, ब्रेन यूज करने की बात है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट की, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है। देखो, स्टेट हम सबको पता है क्या होता है, इतने सालों से हम पढ़ते हैं, 6th क्लास से हमने पढ़ना शुरू किया था। देखो, 7 स्टेट्स ऑफ मैटर को खोजा जा चुका है, लेकिन हम अगर बात करते हैं तो हम बात करते हैं सिर्फ 5 स्टेट्स ऑफ मैटर की। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बीईसी जिसको बोलते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। उसमें जो फर्स्ट स्टेट्स ऑफ मैटर है वो है हमारा सॉलिड, उसी के हम बारे में बात करने जा रहे हैं। देखो, अब सॉलिड के बारे में हम सबको पता है कि सॉलिड क्या होता है, हार्ड होता है, बहुत ज्यादा मजबूत होता है। ठीक है, सॉलिड्स के अंदर जैसे हम बात करते हैं सॉलिड्स के नाम से हमारे दिमाग में सबसे पहले कौन आता है? मेटल्स, लेकिन नॉन मेटल्स भी सॉलिड होते हैं, जैसे वुड हो गई, रबर हो गई। ठीक है, तो सॉलिड्स और के अंदर मेटल्स, नॉन मेटल्स और जो मेटलॉइड जिसको मैं बोलता हूँ वो भी इसी के अंदर कवर होते हैं। अब जो नॉर्मल प्रॉपर्टीज में बात करूँ तो ये हार्ड होता है, ब्रिटल यानी शाइन करते हैं, जैसे मेटल शाइन करता है। ठीक है, कुछ अगर मैं बात करूँ सॉलिड्स के, वो डक्टाइल और मैलिएबल होते हैं, यानी अगर उनको मैं खींचूं तो वो तार के रूप में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, और शीट्स के रूप में भी। जो एल्यूमिनियम फॉइल जिसमें हम खाना रैप करते हैं वो कोई कागज नहीं, वो क्या है, एल्यूमिनियम को बहुत ज्यादा पतला कूट रखा है, देखना हाथ वहां पे ऊपर निकाल के तो कट पड़ जाता है हमारे हाथ पे। ठीक है, तो मैलिएबल है, डक्टाइल है, तार के रूप में उसको खींचा जा सकता है, इनको शीट्स के रूप में बनाया जा सकता है। ठीक है, तो कई सारी प्रॉपर्टी सॉलिड्स की बात होती है, लेकिन हम जो मेन प्रॉपर्टी यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है बुक के अंदर वो है हमारा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब देखो, बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर में, तो कई सारे बच्चों के बीच में दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि इंटर और इंट्रा वर्ड एक ही है, लेकिन दोनों में दिन रात का फर्क है। ठीक है, कैसे? मान लो आप हो, अगर आप ही के स्कूल की बात करता हूं मैं, तो आपकी क्लास और दूसरे कोई क्लास है, जैसे 12th साइंस और 12th कॉमर्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो इन दोनों के बीच में मान लो मैंने कोई कंपटीशन कराया, तो इसका हो जाएगा कि ये क्या है, इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशन। इंट्रा स्कूल यानी स्कूल के अंदर कॉम्पिटिशन है, या फिर मैं बोल सकता हूँ इंटर क्लास, दो क्लासों के बीच में। ठीक है, जैसे कि जैसे इंटर की बात करते हैं, अब नॉर्मली जो कंपटीशन हम सुनते हैं वो सुनते हैं इंटर स्कूल कंपटीशन, यानी दो स्कूलों के बीच में, तो उसको बोलेंगे हम इंटर स्कूल, यानी दो को क्या कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं। और इंट्रा का मतलब उसी की बात करें, यानी इंट्रा स्कूल कंपटीशन का मतलब क्या है कि स्कूल की ही किसी दो क्लासेस को हम आपस में लड़वा रहे हैं, या उन्हीं का आपस में क्या करवा रहे हैं, कंपटीशन करवा रहे हैं। तो जैसे वर्ड आता है इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर, तो इंटरमॉलिक्यूलर यानी दो मॉलिक्यूल मैंने लिए हैं, उन्हीं को आपस में कंपेयर कर रहा हूं, और इंट्रामॉलिक्यूलर मेरे पास एक ही मॉलिक्यूल है और उसी की प्रॉपर्टीज की मैं बात कर रहा हूं। तो इंट्रा की यहां बात नहीं करेंगे, हम दो मॉलिक्यूल के कंपैरिजन की बात करेंगे, यानी हम बात करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर की। ठीक है, अब हम सब जानते हैं कि सॉलिड्स के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत ही पास में प्रेजेंट होते हैं, यानी बहुत ही एक दूसरे से अटैच्ड प्रेजेंट होते हैं, अटैच्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कैसी डिस्टेंस है, वेरी लेस, या फिर मैं बोलूं नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल, यानी ना के बराबर इनके बीच में गैप होता है। ठीक है, ये हमारी एक सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है। क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल, मान लो ये एक मॉलिक्यूल है और ये एक मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच में जो गैप है वो ना के बराबर या फिर नेग्लिजिबल है, यानी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज लेस। अब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस लेस कब होगी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा। भाई दो चीजें हैं, दो चीजों में अगर दूरी बहुत कम है, यानी दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो उनको आपस में खींच रहा है वो क्या, बहुत ज्यादा टाइट है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ है कि दो मॉलिक्यूल को आपस में क्या है, खींचा जा रहा है।
और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा कम, यानी दो मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस क्या बहुत दो मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस क्या बहुत कम है, बहुत ही कम है, ज्यादा कम नहीं, बहुत ही कम है। ठीक है, तो इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस क्या बहुत ही कम है और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, अब एक जो वर्ड आपकी बुक में यूज हो रहा है, पहला तो वो था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और दूसरा जो है वो यूज हो रहा है थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी। अब बात करते हैं भाई थर्मल एनर्जी की। अभी मैंने बात करी मॉलिक्यूल की, दो मॉलिक्यूल है मेरे पास, मॉलिक्यूल ए और मॉलिक्यूल बी, दोनों आपस में एक दूसरे से क्या अटैच है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के अंदर बहुत ज्यादा अंदर तक नहीं घुसते, सिर्फ क्या कर रखा है, दोनों ने एक दूसरे को टच कर रखा है। क्यों? क्योंकि एक फोर्स ऐसा है, या फिर मैं बोलूं एक एनर्जी ऐसी है जो कोशिश कर रही है कि दोनों थोड़े से दूर भी रहें, यानी इन दोनों के बीच में बहुत ही माइन्यूट या बहुत ही कम नेग्लिजिबल गैप भी रहे। ठीक है, उस एनर्जी को बोलते हैं हम थर्मल एनर्जी, यानी द एनर्जी which tries to apart the molecule। ठीक है, या जो मॉलिक्यूल को दूर करने की कोशिश कर रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा है, क्यों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, थर्मल एनर्जी कम है। तो थर्मल एनर्जी कम है तो क्या है, मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या है, थोड़े ही दूर हैं। ठीक है, अब थोड़े ही दूर को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। हम सब जानते हैं कि मेटल बहुत ही अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देते हैं। भाई मॉलिक्यूल तो उसके एक दूसरे से जगह दूसरी जगह जा नहीं रहे, तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कौन कर रहा है? वो मॉलिक्यूल अपनी ही जगह पड़े पड़े उसको कंडक्ट कर रहे हैं। क्या करते हैं ये मॉलिक्यूल अपनी ही जगह पड़े पड़े क्या करते रहते हैं, हिलते रहते हैं या ऑसिलेट करते रहते हैं। ठीक है, ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल का अपनी ही जगह पे या अपनी ही मेन पोजीशन पे मूव करते रहना। वो अपनी जगह नहीं छोड़ सकता, लेकिन अपनी जगह पड़ा पड़ा क्या करता रहता है, मूव करता रहता है। अब मूव कर रहा है यानी जाहिर सी बात है कि दो मॉलिक्यूल बीच में हल्की सी गैप होगी तभी वो वहां पे मूव कर रहा है। भाई बिना गैप तो कोई चीज मूव कर नहीं सकती, तो माइन्यूट सी हल्की सी कोई ना कोई गैप तो होगी, और वो गैप किसकी वजह से? थर्मल एनर्जी की वजह से, क्योंकि थर्मल एनर्जी कोशिश क्या करता है कि मॉलिक्यूल के बीच में हल्की सी गैप बनी रहे। एक्चुअल में थर्मल एनर्जी का टारगेट तो होता है दोनों को दूर करना, लेकिन वो कर नहीं पाता क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है थर्मल एनर्जी से। लेकिन मान लो मैं क्या करूं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर दूं और थर्मल एनर्जी को क्या कर दूं, बढ़ा दूं, तो क्या होगा, मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर हो जाएगा। एग्जांपल देता हूं मैं आइस का, बर्फ। ठीक है, आइस जैसे बाहर हम उसको फ्रिज से निकालते हैं, टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है, तो थर्मल एनर्जी बढ़ती है, और थर्मल एनर्जी बढ़ती है तो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर आते हैं और आइस किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर में। तो पहले जो हमारा जो टॉपिक था सेकंड वो था थर्मल एनर्जी, द एनर्जी which tries to maintain the gap between two molecules, या which tries to separate the two molecules from each other। ठीक है, जो कोशिश करती है कि दो मॉलिक्यूल एक दूसरे क्या हो जाएं, सेपरेट आउट हो जाएं, या फिर दोनों एक दूसरे से दूर चले जाएं, या दोनों के बीच की जो गैप मेंटेन रखने का काम है वो किसका है, थर्मल एनर्जी का। तो ये तो स्टार्टिंग के टॉपिक थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, यानी दो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उसको खींच रहा है। डिस्टेंस क्या है, जो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है जो कि ना के बराबर है, और वो डिस्टेंस किस वजह से, थर्मल एनर्जी की वजह से। तो ये तो कुछ बेसिक से टॉपिक से। अब हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर, ठीक है, वो है सॉलिड स्टेट। अब बात करते हैं सॉलिड की। तो सॉलिड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कुछ लोग बोलेंगे सर मेटल एंड नॉन मेटल, नहीं भाई, मेटल एंड नॉन मेटल नहीं, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है सॉलिड को। जो हमारा फर्स्ट है वो है क्रिस्टलाइन, और दूसरा है अमॉर्फस, यानी नॉन क्रिस्टलाइन। अब भाई क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस, देखो आरबीएससी में 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्रिस्टलाइन क्या होता है, एक बार पूछा अमॉर्फस या नॉन क्रिस्टलाइन क्या होता है, और एक बार दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ लिया। अब हमारी जो केमिस्ट्री की बुक है, हमारी केमिस्ट्री की बुक में कोई भी क्वेश्चन 1.5 नंबर से, जो हमारा एग्जाम होगा आरबीएससी का, उसमें 1.5 नंबर से ज्यादा का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा अगर इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस भी याद करने पड़ेंगे तो आपको 3 ही डिफरेंस याद करने, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 1 नंबर का क्वेश्चन बैठता है और 3 डिफरेंसेस आर इनफ फॉर दैट। ठीक है, अब बात करते हैं क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस की। सबसे पहले बात करते हैं क्रिस्टलाइन की। तो क्रिस्टलाइन यानी कि वो सॉलिड्स लिख देते हैं, दोनों के पीछे दोनों सॉलिड्स हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी वो सॉलिड जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का एक फिक्स अरेंजमेंट मौजूद हो। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का एक फिक्स अरेंजमेंट मौजूद हो। ये सब क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब भाई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एटम। सेकंड, कोई आयन कौन कौन से होते हैं, कैटायन और एनायन, यानी प्लस और माइनस। ठीक है, उसके अलावा कोई मॉलिक्यूल तक हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, हम डीप में नहीं जाएंगे, कोई भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है। जैसे NaCl की बात करूं तो आयन की बात आ जाएगी। ठीक है,
और जैसे H2 मॉलिक्यूल की बात करूं तो वहां पे एटम्स आ जाएंगे। तो कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो एक फिक्स पैटर्न में, देखो चार चार के फिक्स पैटर्न, तीन तीन के फिक्स पैटर्न में चार रोज बना रखी है मैंने, ठीक है। तो क्या है, एक फिक्स अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर दोज सॉलिड्स व्हिच हैव अ फिक्स अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। लेकिन मैं बात करता हूं अगर अमॉर्फस सॉलिड्स की, तो अमॉर्फस के अंदर कोई भी, अमॉर्फस के अंदर सॉरी अमॉर्फस के अंदर कोई भी फिक्स अरेंजमेंट पार्टिकल्स का नहीं होता। मान लो एक पार्टिकल यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ आ गया, 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 तो कोई भी पार्टिकल की फिक्स एक अरेंजमेंट नहीं है, यानी दो सॉलिड्स व्हिच डू नॉट हैव एनी फिक्स अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर कॉल्ड अमॉर्फस सॉलिड्स, ठीक है। तो ये तो था फर्स्ट डिफरेंस, क्या, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। अब बात करते हैं दूसरे डिफरेंस की, ठीक है। देखो डिफरेंस आपके साथ यहाँ 8 दे रखे बुक में से, आप कोई भी याद कर सकते हो, मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ जो सबसे सिंपलेस्ट होते हैं, यानी बहुत आसानी से जो याद हो जाए, और एक डिफरेंस तो एग्जांपल भी बन सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्रिस्टलाइन के सेकंड पॉइंट की, कि दे हैव फिक्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। एक बार मैं थर्ड वर्ड लिख देता हूं, एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं NaCl मॉलिक्यूल का, सोडियम क्लोराइड। मान लो सोडियम क्लोराइड का कोई एक पार्टिकल है, उसको अगर मैं मेल्ट करना चाहूं, देखो मैं यहाँ पे मैंने उसको घोला नहीं पानी में, मैं सॉल्ट की बात कर रहा हूं जो थैली में लेके आया चकाचक चमकदार सफेद, ठीक है। उस पार्टिकल का एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी उसको आप गर्म करोगे तो एक फिक्स टेम्परेचर पे वो बॉइल होगा और एक फिक्स टेम्परेचर पे ही वो मेल्ट होगा या पिघलेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो अमॉर्फस, तो दे डू नॉट हैव एनी, दे लिख लेना, दे डू नॉट हैव एनी फिक्स मेल्टिंग पॉइंट या दे डू नॉट हैव एनी शार्प मेल्टिंग पॉइंट। देखो जैसे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, वो उसका एक शार्प बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं और किसी की, जैसे बात करूं रबड़ की, तो रबड़ किस टेम्परेचर पे पिघल रहा है, किस टेम्परेचर पे उबल रहा है, कोई फिक्स नहीं है। एग्जांपल अगर मैं अमॉर्फस का लिखता हूं, तो जैसे रबड़ लिखो, प्लास्टिक लिखो, ठीक है। तो रबर और जो प्लास्टिक होते हैं उनका कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं हो कि वो उसी टेम्परेचर पे पिघलेंगे, ऐसे टेम्परेचर पे वो उबलेंगे, ठीक है। तो वो किस में आते हैं, अमॉर्फस में, कि दे डू नॉट हैव एनी फिक्स या शार्प मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। और क्रिस्टलाइन की अगर मैं बात करूं तो दे हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री लैब में जाना, जितने भी सॉल्ट तुमको दिख रहे हैं, जितने भी जो तुम सॉल्ट एनालिसिस करते हो, एंड कैटायन रेडिकल टेस्ट जो भी करते हो, जितने भी डब्बों में सॉल्ट है, चाहे सोडियम क्लोराइड ले लो, चाहे कॉपर सल्फेट ले लो, चाहे अमोनियम क्लोराइड ले लो, चाहे एल्यूमिनियम सल्फेट ले लो, वो सारे के सारे क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, ठीक है। और रबड़ और प्लास्टिक सबसे कॉमनली एग्जांपल है किसके, अमॉर्फस सॉलिड्स के। ग्लास भी ले सकते हो जो कांच हम देखते हैं, ठीक है। तो दो है क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस, ठीक है। तो पहला डिफरेंस था क्या था, कांस्टेंट पार्टिकल्स का, दूसरा क्या था, मेल्टिंग पॉइंट, तीसरा क्या हो गया, एग्जांपल। चौथा जो सबसे मेन है वो क्या है, ये क्या होते हैं, एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, एनाइसोट्रॉपिक नेचर। और ये क्या होते हैं, आइसोट्रॉपिक नेचर, आइसोट्रॉपिक नेचर। माइट भी पॉसिबल कि आपको हैंडराइटिंग में थोड़ा सा इश्यू आ रहा हो, लेकिन मैं हर वर्ड को ओरली बोल रहा हूँ, क्योंकि हैंडराइटिंग जमाने का काम नहीं मेरा, है समझाने का काम है, ठीक है। तो एक है, अगर क्रिस्टलाइन की बात करूं तो एनाइसोट्रॉपिक, और अमॉर्फस की बात करूं तो आइसोट्रॉपिक। अब एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक क्या होता है, उस चीज को मैं डायग्रामेटिकली एक बार समझा देता हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो 2017 के पेपर में, शायद जो हमारा 2017 का सप्लीमेंट्री पेपर, उसमें क्वेश्चन था कि आइसोट, और जो प्री बोर्ड के पेपर होता है उसमें तो मोस्टली में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइसोट्रॉपिक एंड एनाइसोट्रॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स। इसको डायग्राम से समझते हैं, वो थोड़ा सा इजी रह जाएगा। ठीक है, टॉपिक डालते हैं, एनाइसोट्रॉपी डालो और इधर डालो आइसोट्रॉपी। भाई मैंने बोला था ये होता है किसके अंदर, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर, और ये होता है अमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर। इसी के हम कंटिन्यू करते हैं उसी को। अब देखो एनाइसोट्रॉपी का क्या है, मैंने क्या बताया था, क्रिस्टलाइन में फिक्स अरेंजमेंट होता है पार्टिकल का। मान लो दो टाइप के पार्टिकल से बना है, एक ये सर्कल्स के फॉर्म में है, और एक डॉट के फॉर्म में। मैंने ड्रॉ किया है सिर्फ सर्कल्स और डॉट के फॉर्म में, दो टाइप के पार्टिकल से ये बना हुआ है। फिक्स अरेंजमेंट है, सर्कल्स डॉट 4 3 4 3 4 3। आइसोट्रॉपी में कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं होता, कोई पार्टिकल कहीं भी पाया जा सकता है,
ठीक है, लेकिन इस कहीं भी में भी एक पैटर्न छुपा हुआ है। अगर मैं बात करूं कि तरीके से, जैसे मैं बात करूं बोर्ड एग्जामिनेशन की या फिर किसी एग्जामिनेशन की, एग्जाम में क्या है, बेंच एक फिक्स पैटर्न में है, 4-4 की या 5-5 की रो बना रखी है और उसमें बच्चे बैठे हैं, एक फिक्स दूरी है सबकी डिवीजन, वो क्या है, एनाइसोट्रॉपी या फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड। और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है कि आप लोग जैसे क्लास में बैठते हो, 3 एक जगह बैठ गए, 2 एक जगह बैठ गए, कोई पीछे वाली आगे वाली बेंच तो खाली रहती है, मोस्टली मैं देखता हूँ आगे वाली बेंच खाली रहती है, पीछे पीछे बैठे रहते हैं। क्यों सर? आगे वाले नहीं आए, ठीक है। और जो बैक बेंचर्स होते हैं उनको तो अपनी बेंच छोड़नी नहीं होती वैसे भी, ठीक है, तो कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं होता, वो कहीं भी बैठ जाते हैं। ध्यान रखना, एग्जामिनेशन पैटर्न जो सेटिंग का होता है क्रिस्टलाइन है और अमॉर्फस, यानी क्लास में आप जैसे बैठते हो, यानी कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं है, ठीक है। अब एनाइसोट्रॉपी में बात करता हूं कि जैसे कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है, कुछ प्रॉपर्टीज मैं यहाँ पे बीच में लिख देता हूं, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, एक प्रॉपर्टी है जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, लेट मी गेस, वो है आपकी कंडक्टिविटी, हार्डनेस, कंडक्टिविटी, हार्डनेस, ठीक है, ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है। एनाइसोट्रॉपी में क्या होता है कि अलग अलग डायरेक्शन चलने पर प्रॉपर्टीज क्या होती है, चेंज, प्रॉपर्टीज क्या होती है, चेंज। देखो यहां पे पैटर्न सेम था, लेकिन जब अलग अलग डायरेक्शन में मैं मूव कर रहा हूं तो प्रॉपर्टीज क्या हो रही है, चेंज हो रही है। लेकिन आइसोट्रॉपी में जब मैं अलग अलग डायरेक्शंस पे चलता हूं तो ये प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती, ये प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती, ठीक है। तो इनको इस तरीके से अरेंज किया गया है, कैसे कि आइसोट्रॉपी, एनाइसोट्रॉपी तो क्या है, ऑन मूविंग डिफरेंट डायरेक्शंस when the properties like refractive index, conductivity and hardness changes, ठीक है, या on moving in different direction, the three properties give the different values, that is anisotropy। देखो यहाँ अरेंजमेंट सेम है लेकिन प्रॉपर्टीज क्या अलग अलग डायरेक्शन पे चलने पर चेंज हो रही है, लेकिन यहाँ पे कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं है, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन चलने पर प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। तो ये हो गया आइसोट्रॉपी, ठीक है, और ये होगी एनाइसोट्रॉपी। तो एनाइसोट्रॉपी में क्या था कि अलग अलग डायरेक्शन पर चलने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, उसके अलावा हार्डनेस, कंडक्टिविटी, ये प्रॉपर्टीज क्या रहती है, चेंज होती रहती है। और आइसोट्रॉपी में सब कुछ अलग है, कोई भी चीज सेम नहीं है, कांस्टेंट पार्टिकल्स का कोई अरेंजमेंट नहीं है, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन चलने पर ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज है वो क्या रहती है, सेम रहती है। यहां पे क्या था, यहाँ पे जो पैटर्न था वो सेम था, अरेंजमेंट फिक्स था, लेकिन प्रॉपर्टीज चेंज हो रही थी। यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं था अमॉर्फस में, लेकिन सारी की सारी प्रॉपर्टीज डिफरेंट डायरेक्शन पर चलने पर क्या थी, सेम हो रही थी, ठीक है। एक बार इंग्लिश में रिपीट कर देता हूँ फटाफट। एनाइसोट्रॉपी सॉलिड्स प्रॉपर्टीज दैट प्रॉपर्टी ऑन मूविंग डिफरेंट डायरेक्शंस दे गिव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंडक्टिविटी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। एंड इफ आई टॉक अबाउट आइसोट्रॉपी मींस those solids which have different arrangement of regular which do not have any regular pattern, which have different arrangement of patterns of constituent particles, but they give same value of refractive index, conductivity and hardness on moving in different directions, ठीक है। यहां तक हमारा टॉपिक होता है कौन सा, अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन। 4 डिफरेंस भी हो गए और हमारे टॉपिक भी खत्म हो गया, ठीक है। तो ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब